हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू आपके अपने चैनल कैसेल अकेडमी, कृष्णा कॉमर्स लर्निंग अकेडमी। तो हमने लास्ट क्लास में देखा कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। उससे पहले वाली क्लास में हमने देखा था बिजनेस इकोनॉमी और उसके बेसिक टर्म्स देखे थे कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, फीचर्स क्या होते हैं उसके, और जो हमने पीपीसी कब देखा था और जो है लॉ ऑफ डिमांड देखा इससे पहले वाली क्लास में। अब हमने आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उसमें हम फैक्टर पढ़ेंगे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, गुड्स का क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारा, वो सारा कुछ देखेंगे। उसके मेथड्स देखेंगे विद न्यूमेरिकल्स के साथ। तो चलिए देखते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो पहले हम देखते हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिफाइंड एज अ मेजरमेंट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी। डिमांड इज रिस्पॉन्स टू अ गिवन चेंज इन ऑन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वो होता है जहां हम मेजरमेंट करते हैं कि जो हमारी क्वांटिटी डिमांड जो चेंज हो रही है, कितना परसेंटेज चेंज हो रहा है इन रिस्पॉन्स टू हमारे जो प्राइस में चेंजेस हो रहा है, उसके रिस्पॉन्स में हमारी क्वांटिटी कितनी चेंजेस होती है। इसका मतलब है कि कितनी चेंज हो रही है हमारी डिमांड में, क्वांटिटी डिमांड में, और कितनी चेंज हो रहा है हमारे खुद के ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी में। इसको कहते हैं हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हम आते हैं इसके मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। तो फर्स्ट जो है हमारा मेथड जो है वो है प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज मेथड। प्रोपोर्शनेट या परसेंटेज मेथड फर्स्ट है। तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन क्वांटिटी अपॉन क्वांटिटी मल्टीप्लाई पी अपॉन यानी कि प्राइस अपॉन चेंज इन प्राइस। तो चेंज इन जो प्राइस ये लिख रहा है, इसको हमने जो बोला है हम इसको बोलते हैं चेंज इन प्राइस। ठीक, तो चेंज इन प्राइस का फॉर्मूला होता है P1 माइनस के P, यानी कि जो न्यू वाला प्राइस है वो और जो पुराने वाला प्राइस है वो। अगर हम इसी तरीके से चेंज इन क्वांटिटी निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है क्वांटिटी 1 माइनस के क्वांटिटी। ठीक, यदि हमें ये जो है प्रोपोर्शनेट में है, अगर हमें इसका परसेंटेज में निकालना होता है तो फिर हम करते हैं Q1 माइनस के Q अपॉन Q मल्टीप्लाई 100। उसके बाद अगर P का निकालना P माइनस P अपॉन P मल्टीप्लाई 100। तो ये हमारा चेंज इन परसेंटेज क्वांटिटी आ जाता है। इसको हम यहां पे लें, इसका मतलब है कि ये परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी है और इसका मतलब है ये परसेंटेज चेंज इन प्राइस है, यानी कि परसेंटेज में निकाला है। तो ये हो गया। इसके बाद स्लोप ऑफ द डिमांड का अगर होता है तो हमारा चेंज इन पी अपॉन चेंज इन क्वांटिटी होता है। सेकंड मेथड है इलास्टिसिटी इन द टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, यानी कि जब हमें रेवेन्यू दे रखा हो, क्वेश्चन में गिवन हो, तो हमारा फॉर्मूला होता है एवरेज रेवेन्यू डिवाइडेड बाई एवरेज रेवेन्यू माइनस के मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू आपको पता है कि टोटल रेवेन्यू जो होता है उसमें से टी सी माइनस के टी आर वन एन माइनस वन माइनस के टी आर एन एन माइनस के वन, ये फॉर्मूला हो जाता है इसका एम आर का निकालने का। और ए आर तो हमारा एवरेज दे रखा है उसमें। तो ये दो मेथड है और दो मेथड और होते हैं, चार मेथड पूरे होते हैं। और हमारा थर्ड मेथड है ज्योमेट्रिक मेथड। ज्योमेट्रिक मेथड का फॉर्मूला होता है अपर सेगमेंट डिवाइडेड बाई लोअर सेगमेंट। कि अगर ये है तो इसको ऊपर का सेगमेंट डिवाइडेड बाई नीचे का सेगमेंट करोगे तो ज्योमेट्रिक मेथड का निकल के आएगा। यहाँ पे जो है, यहाँ पर जितना प्राइस था उतनी क्वांटिटी तो इक्वल टू जो हमारा प्राइस इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 आएगा, उसको हम यूनिट इलास्टिक बोलते हैं। अगर ये ज्यादा है तो हमारा इन इलास्टिक आएगा। अगर E इक्वल टू 0 है तो परफेक्टली इन इलास्टिक आएगा। अगर E इज ग्रेटर देन 1 है तो इलास्टिक आएगा और E जो है परफेक्टली इलास्टिक होगा जब वो इंफिनिटी में आएगा। यहाँ क्वांटिटी आती है, यहाँ प्राइस आती है। इसको अभी हम एक्सप्लेनेशन के साथ और पढ़ेंगे, अभी हमारा फॉर्मूला तो उसमें पढ़ते हैं। फोर्थ आता है हमारा इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स को हम दूसरे नाम से बोल सकते हैं कि हमारा फॉर्मूला होता है क्रॉस इलास्टिक मेथड। क्रॉस इलास्टिक मेथड का फॉर्मूला होता है हमारा चेंज इन क्वांटिटी, एक्स की जो क्वांटिटी है उसका चेंज डिवाइडेड बाई पी की क्वांटिटी, पी का प्राइस चेंज होना चाहिए, मल्टीप्लाई पी का प्राइस और डिवाइडेड बाई क्यू की क्वांटिटी, एक्स की क्वांटिटी। यहाँ एक्स की क्वांटिटी है, यहाँ एक्स का चेंज इन क्वांटिटी। यहाँ पी की क्वांटिटी, पी का प्राइस है, वाई का प्राइस है और वाई की है चेंज इन प्राइस है। तो ये हमारे चार फॉर्मूले होते हैं, उसके थ्रू हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को निकाल सकते हैं। इसमें बोल रखा है कि कैलकुलेट द प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इफ डिमांड इज इंक्रीज फ्रॉम 4 यूनिट टू 5 यूनिट इंक्रीज ड्यू टू फॉल इन द प्राइस ऑफ 10 to 8।
कि प्राइस हुआ फॉल हुआ है 10 से 8 हो गया और जो डिमांड जो है हमारी 4 से 5 हुई है, इंक्रीज हुई है। तो हमारा फॉर्मूला था चेंज इन परसेंटेज इन क्वांटिटी डिमांड परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो परसेंटेज का फॉर्मूला निकालने के लिए हम यहाँ करेंगे कि हमने परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी का फॉर्मूला पढ़ा था Q1 माइनस KQ अपॉन Q मल्टीप्लाई 100। इसी तरीके से हमने चेंज इन प्राइस का फॉर्मूला पढ़ा था कि P1 माइनस के P अपॉन P मल्टीप्लाई 100। यहाँ Q1 दे रखा था हमारा 5, Q दे रखा है हमारा 4, Q1 था 5 मल्टीप्लाई 100, 5 4 यहाँ गया 25, 5 में से गए 125 इज टू 25% होते। इसी तरीके से यहाँ P1 था हमारा 8 मल्टीप्लाई 10, P था P10 मल्टीप्लाई 100। इस जीरो से ये गई, यहाँ से गए 2 माइनस के 2 मल्टीप्लाई 10 इज टू माइनस के 20% चेंज इन आ गया। अब यहाँ चेंज इन क्वांटिटी कितना आया 25% है और चेंज इन प्राइस कितना आया हमारे माइनस के 20%। इसको आप सॉल्व करोगे तो जो है हमारा आएगा माइनस के 1.25%। क्या निकल के आ गया, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकल के आ गया। इस तरीके से हम इसको करते हैं, ठीक है। अब हम आगे हम आते हैं डिमांड कर्व इंडिकेटिंग इलास्टिसिटी का। इसमें हमने एक चार्ट के थ्रू बताया, टेबल के थ्रू बता दूं मैं, इसमें सारा कुछ आपको एक एक उसमें समझ में आएगा, एक ही पेज में। इलास्टिक वैल्यू डिस्क्रिप्शंस, कर्व का स्लोप किस तरीके का था, कैसे बनता है कर्व उसका, ये प्राइस का क्या इफेक्ट पड़ता है हमारी जो है चेंज इन क्वांटिटी पर, ठीक है। और उसका रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स क्या होता है वो भी बताने वाले हैं। तो फर्स्ट है हमारा इलास्टिक डिमांड इक्वल टू इन्फिनिटी। जब हमारी डिमांड इन्फिनिटी होती है, इलास्टिक डिमांड हम जब कैलकुलेट करते हैं तो हमारा इन्फिनिटी निकल के आता है, तो उसका डिस्क्रिप्शन है कि उसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक है वो। उसका कर्व बनता है हॉरिजॉन्टल शेप में, और वो हॉरिजॉन्टल शेप का इसका होता है कि हमारे प्राइस में कोई चेंजेस नहीं है और क्वांटिटी में चेंजेस आता जा रहा है। पहले हमारा Q था, फिर Q1 हो गया, फिर Q2 हो गया। ये इफेक्ट कैसे पड़ा है इस पे, ये कैसे बना कि इनफाइनाइट डिमांड एट द सेम प्राइस, हमारा सेम प्राइस सेम है लेकिन जो है उसका डिमांड कैसी है, इनफाइनाइट है, बहुत सारी है। जैसे होमोजीनियस प्रोडक्ट, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट होते हैं, उसकी जगह हम दूसरा यूज कर लेते हैं, यहां से नहीं तो वहां से हम सेम यूज कर सकते हैं, इसलिए होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं। ED इज ग्रेटर देन 1, यानी कि इलास्टिक डिमांड जो है ग्रेटर देन 1 होगी तो हम इलास्टिक बोलते हैं उसको। उसका कर्व जो है फ्लैटर बनता है, जहां प्राइस का चेंजेस जो आपको दिख रहा है वो थोड़ा कम है एज कंपेरिजन टू द क्वांटिटी। जो हमारी डिमांड है, आप देखो कि प्राइस हमारा जो है हमारा कम मात्रा में कम हुआ है, लेकिन क्वांटिटी हमारी जो है ज्यादा उसमें इंक्रीज हो रही है। तो जब ऐसी कंडीशन होती है तो हमारा जो कर्व बनता है उसको फ्लैटर कर्व बोलते हैं। और ये किस कारण ट्रेस होता है कि जो हमारा परसेंटेज चेंज इन डिमांड है वो ग्रेटर देन होगी किससे, परसेंटेज चेंज इन प्राइस से। यानी कि जितना प्राइस हमारा चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, उसके कंपैरिजन में डिमांड हमारी ज्यादा इंक्रीज और डिक्रीज होगी। ऐसे गुड्स को हम बोलते हैं ड्यूरेबल गुड्स या लग्जरी गुड्स। जैसे गोल्ड है, अगर गोल्ड के प्राइस थोड़े डिक्रीज होते हैं, आप मानो कि अगर 1 लाख रुपया भी चल रहा है, गोल्ड 10 ग्राम जो है 1 लाख का है ना, और अगर 1 लाख से आप मानो कि 10,000 भी गिरेगा, है ना, तो उसकी डिमांड बहुत ज्यादा हो जाएगी, कि पता है लोगों को कि इन फ्यूचर में वो और ज्यादा महंगा होगा, 1 लाख की जगह वो 2 लाख और 1.5 लाख तक पहुंचने वाला है। तो इसलिए अगर सिर्फ 10,000 भी उसके पैसे गिरते हैं तो उसके जो है डिमांड जो है दुगनी तरीके से बढ़ती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा AD इक्वल टू 1, यानी कि जो इलास्टिक डिमांड इक्वल टू 1 है, उसमें हमारा उसको बोलते हैं डिस्क्रिप्शन उसमें बोलते हैं उसको यूनिट इलास्टिक होती है वो। इसका जो कर्व है वो बनता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। आपको इसमें सही से नहीं समझ में आ रहा होगा, वो इस तरीके से बनता है। यानी कि यहाँ जो है चेंज इन प्राइस और चेंज इन क्वांटिटी आपको दिख रहा है कि सेम है, जितने से प्राइस चेंज हुआ उतने से ही क्वांटिटी भी इंक्रीज हुई है। अगर प्राइस 2 रुपए कम हुए तो क्वांटिटी 2 यूनिट से बढ़ी है। तो इसको बोलते हैं परसेंटेज चेंज इन डिमांड इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जैसे कि क्लॉथ्स है, क्लॉथ्स मैं बोलूं तो जैसे कि आप जाते हो मार्केट में जा रहे हो, तो अगर किसी पर 10% डिस्काउंट दे दिया
है ना, मार्केट वालों ने कब उस पर क्लॉथ्स पर जो 10% देता, तो उनकी जो डिमांड है वो 10% इंक्रीज हो जाती है ड्यू टू द डिस्काउंट। और 10% डिस्काउंट की वजह से उसको प्राइस में कम आ रहा, प्राइस कम हुए ड्यू टू डिस्काउंट, तो उसकी 10% ही जो है डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाती है। इसीलिए इसका एग्जांपल मैंने क्लॉथ्स को दिया है। इसका जो कर्व बनता है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है। ईडी इज ग्रेटर देन 1, जब ईडी इज लेस देन 1 होती है तो उसको हम लेस इलास्टिक बोलते हैं, हम उसको इन इलास्टिक भी बोल सकते हैं। उसका जो कर्व बनता है स्टीपर बनता है, यानी कि प्राइस में ज्यादा चेंजेस आएंगे एज कंपैरिजन टू द क्वांटिटी। यानी कि प्राइस अगर 100 से 50 हुआ है तो जो है क्वांटिटी हमारी 100 से 80 होगी, ये चीज है। तो ये होता है डिफरेंशिएटेड गुड्स, है ना। नेक्स्ट है ईडी इक्वल टू 0, यानी कि जब इलास्टिक डिमांड हमारी इक्वल टू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो इसको बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक। या हमारी क्वांटिटी में जो है कोई चेंजेस नहीं आएगा लेकिन प्राइस ऊपर नीचे हो जाएंगे। सेम डिमांड एट द ऑल प्राइस, चाहे प्राइस कितना भी इंक्रीज हो जाए, चाहे प्राइस कितना भी डिक्रीज हो जाए, हमारी क्वांटिटी में कोई भी चेंजेस नहीं आने वाला। ऐसे गुड्स को हम बोलते हैं नेसेसरी गुड्स, यानी कि हमारा आटा है, नमक है, पानी है, उसको हमें चाहिए ही चाहिए, है ना। अब हमें बेसिक जो नीड्स होती है, जो नेसेसरी है, उसका हमें इतना इफेक्ट नहीं पड़ता। प्राइस चाहे कितना भी इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, लेकिन जो हमें जितना खाना है उतना ही हम जो है उसके लिए यूज करेंगे। तो ये नेसेसरी गुड्स होते हैं। आई होप आप लोगों को ये जो है बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें बिटवीन द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड द टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी। तो प्राइस अगर हमारा इंक्रीज होता है, टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज होता है। टोटल प्राइस इंक्रीज हो रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो रहा है, यानी कि ये जो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो कैसा है, इनवर्स रिलेशन है। ये इंक्रीज तो ये डिक्रीज, ये डिक्रीज तो ये इंक्रीज हो रहा है। तो हमारा जो इलास्टिक ऑफ डिमांड है वो इज ग्रेटर देन 1 होता है। नेक्स्ट है जब प्राइस इंक्रीज हो या डिक्रीज हो लेकिन टोटल आउटले पे हमारा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, कांस्टेंट रहता है, तो उसको हम बोलते हैं नो रिलेशनशिप। लेकिन हमारा जो ईडी क्या होगा, इलास्टिक ऑफ डिमांड क्या होगी, इक्वल टू 1 होगी, यूनिटरी होगी। जब ये इंक्रीज, ये भी इंक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, तो ये भी डिक्रीज हो रहा है, तो इसको बोलते हैं हम पॉजिटिव रिलेशनशिप में। प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर्स के अंदर में इसका मतलब होता है कि हमारा टोटल वो इलास्टिक ऑफ डिमांड जो है वो क्या है, लेस देन 1 है। ये हमारे फैक्टर्स हैं, फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं हमारे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर। तो पहला है इनकम ऑफ बायर। जब हमारी इनकम इंक्रीज होती है बायर की, तो इलास्टिक डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि जब बायर की इनकम इंक्रीज हो रही है तो जो डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाती है उसकी अकॉर्डिंग टू द गुड्स के ऊपर डिपेंड करता है। जब इनकम डिक्रीज होगी तो इलास्टिक डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। टाइम पीरियड अगर शॉर्टर टाइम पीरियड है तो इलास्टिक डिमांड इनइलास्टिक होगी, लेस देन 1 होगी, और जब लॉन्ग पीरियड है तो ग्रेटर देन 1 होगी, इलास्टिक होगी। हैबिट ऑफ द कंज्यूमर, यानी कि अगर हैबिचुअल गुड्स के कोई भी हैबिचुअल है तो उसकी इलास्टिक इज ग्रेटर देन 1 होगी, इनइलास्टिक हो जाएगा। डाइवर्सिटी ऑफ यूजेस, बहुत सारे यूजेस है, मल्टीपल यूजेस हैं, तो इसकी इलास्टिक इनइलास्टिक होगी, इज लेस देन 1 होता है। सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, यानी कि बहुत सारे रिलेटिव्स गुड्स हैं जिसकी वजह से हम दूसरा गुड्स को यूज कर सकते हैं। प्राइस इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो हम अगर प्राइस किसी का इंक्रीज होता है तो हम उसकी जगह पर हम दूसरा गुड्स को यूज कर लेते हैं, इसीलिए मोर सब्स्टिट्यूट है, इसीलिए इसको रिलेटिव इलास्टिक बोलते हैं। नेक्स्ट है नेचर ऑफ गुड्स। नेचर ऑफ गुड्स में नेसेसरी वाला गुड्स है तो लेस देन 1 होगा, अगर लग्जरी गुड्स है तो ग्रेटर देन 1 होगा, कंफर्ट गुड है तो मॉडरेट रहेगा, यानी कि इक्वल टू 1 रहेगा। ये आज की क्लास में हमने पूरा ओवरऑल प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को देखा कि क्या होता है, उसके फैक्टर्स क्या होते हैं, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, गुड्स का इम्पैक्ट क्या पड़ता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर, टोटल एक्सपेंडिचर का क्या इम्पैक्ट रिलेशनशिप है उन दोनों के बीच में, हमने सारा ओवरऑल कवर किया है। मेथड्स भी देखे कि किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं अगर न्यूमेरिकल बेसिस पे हमारे क्वेश्चंस आते हैं। और तो मेरे को लगता है आई होप आप लोगों को आज की क्लास मेरी बहुत समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर टुडे एंड नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ते हैं कंटिन्यू। अगर आप मेरी क्लास को कंटिन्यू देखने के लिए जब बेल आइकन दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू क्लास।